हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास आज हम जो टॉपिक चालू करने वाले अगेन कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट हम डिविडेंड कर चुके हैं, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कर चुके हैं। बोथ ऑफ देम आर एक्सक्यूज मी कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले वो चैप्टर अगेन इंश्योरेंस क्लेम इज वन ऑफ द कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर। इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। सर, लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों एक ही सेंटेंस में कैसे डाल रहे हैं आप, वो बाद में बात करेंगे। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी पहला पहला कंसंट्रेट हमको काय में करना है, लॉस ऑफ स्टॉक। जब भी हमारा कोई स्टॉक का नुकसान हो जाता है, देख एक चीज़ समझ, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं। इंश्योरेंस जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बेटा, क्या अगर आप मोटा मोटी सिर्फ बच्चा लोग इंडेक्स पढ़ते होंगे कि भाई ग्रुप वन दो ग्रुप टू दो, ऐसा डिसीजन आता होगा, तो आपके ग्रुप वन और ग्रुप टू में दोनों में सब्जेक्ट है, इंश्योरेंस नाम का चैप्टर है। एक तो ये हो गया आपका क्लेम जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक इंश्योरेंस नाम से चैप्टर आपको और मिल जाएगा ग्रुप टू के अंदर में। बेटा ये जो इंश्योरेंस क्लेम है, ये इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ असेसी है। असेसी मतलब समझता ना आपको, जिसने इंश्योरेंस लिया है। रादर में सिंपल भाषा में असेसी वसेसी के चक्कर में जाने की जगह, हु इज़ द बायर ऑफ इंश्योरेंस, जिसने बाय किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या लगता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? थर्ड पार्टी नहीं, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हु हैड सोल्ड, कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग यहाँ पे देखने वाले हम। किसके अकाउंटिंग देखने वाले हैं? कंपनी। हमने टू व्हीलर का इंश्योरेंस लिया, ग्रुप वन। इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस बेचा, ग्रुप टू। समझा क्या बोला मैंने? हाँ या ना? तो अभी हम इस पे बात कर रहे हैं कि भाई अगर हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है, हमने इंश्योरेंस बाय किया है, तो हमारे को क्लेम कितना मिलेगा। बाय किया है तो एंट्री वेंट्री नहीं, कैलकुलेशन है। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? कैलकुलेशन। ये चैप्टर इंस्टीट्यूट ने इसलिए भी डाल रखा है कि कभी उनको नरम रहना है, आप लोगों को फेल नहीं करना है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते कि भाई ये क्वेश्चन तो कैलकुलेशन बेस्ड है, डेबिट क्रेडिट से नफरत करने वाले लोगों को भी पास कर दो। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सिर्फ सिर्फ उनको अकाउंटेंट चाहिए ऐसा नहीं है ना, और भी बहुत सारी पोजीशन रहती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑक्यूपाई करता है। तो यू डोंट नीड टू बी अक्वायर्ड। अगर कभी कभी डिमांड आई वैसी पोजीशन होगी जहाँ पे रे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी रहा तो चल जाएंगे, यानी अकाउंट्स नहीं आया तो भी सीए चाहिए बोले, सीए चाहिए बोले, तो पूछ लिया ऐसे अटेम्प्ट में एक आध क्वेश्चन, है ना? बहुत कम चांस है, बट इस पे भी क्वेश्चन आता है। एक्चुअली होता क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा, या तो डिविडेंड, या तो मैनेजर रेम्यूनरेशन, या तो इंश्योरेंस क्लेम। एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है? चलो पढ़ते आगे, ध्यान देंगे। सभी का ध्यान स्क्रीन पे, मुंडू इंडी झट को स्ट्रेट बैठो। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो क्लेम निकालना है आपको लॉस ऑफ स्टॉक का, कि भाई आपका स्टॉक था, गोडाउन में आग वाग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, चोरी हो गया, जो भी रीजन से आपका स्टॉक का लॉस हुआ, तो उसका इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने वाली है। उसका इंश्योरेंस कंपनी क्या देने वाली है? क्लेम। अब मेरा एक सिंपल सवाल है, लॉ क्लेम कितना, कितने अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगी इंश्योरेंस कंपनी? क्लेम कितने अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे? देख बेसिकली क्या होने वाला है, जितने का इंश्योरेंस निकाला, एक मिनट समझ, तेरा गोडाउन के अंदर में स्टॉक था 1 लाख रुपए का, जो जल गया, आग लग गई, फूक दिया इसको। अब जो भी माल जला उसमें से जो भी बचा हुआ माल था उसको आपने साल्वेज कर लिया 15,000 रुपए में। साल्वेज मतलब स्क्रैप कर लिया 15,000 रुपए में। तो क्या लगता है लॉजिकली इंश्योरेंस कंपनी विल गोइंग टू गिव यू द क्लेम एट द अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज। आपका सफिशियंट कवर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक वर्ड वापरा मैंने, आपका सफिशिएंट कवर है। सफिशिएंट कवर है मतलब 1 लाख के ऊपर का कवर है, आप डोंट वरी। इसका क्यों मैंने वर्ड वापरे बाद में समझाऊंगा मैं आपको। एवरेज क्लॉज जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपका सफिशिएंट कवर है, आपको भरपूर क्लेम, पेट भर के क्लेम मिल सकता है। इंश्योरेंस कंपनी कितने का क्लेम देंगे आपको? 1 लाख रुपए का, 15,000 रुपए का, या 85,000 का? आपका लॉस कितना हुआ, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेंगी, बेटा तेरा लॉस कितना हुआ, तेरा लॉस कितना हुआ। हाँ तेरा स्टॉक जो जला वो 1 लाख का है, मैं मानता हूँ, बट तेरा लॉस क्या पूरे 1 लाख रुपए का लॉस है क्या? नहीं, तेरा लॉस कितने का है? 15 तो वापस मिल गए ना, 15 तो स्क्रैप करके वापस मिल गए तेरे को, तो तेरा लॉस कितने का? 85। तो क्लेम अमाउंट कितना होने वाला है, या लॉस ऑफ स्टॉक नहीं, इसको क्लेम अमाउंट नहीं बोल सकते आप। स्टिल दिस 85,000 इज नॉट क्लेम अमाउंट, दिस विल बी टर्म्ड एज लॉस ऑफ स्टॉक। जरूरी नहीं है जितना माल जले। देख अगर आप, मैं, अरे क्या, ये क्या हो गया हमारा 85,000 का लॉस ऑफ स्टॉक। इन द गिवन एग्जाम्पल ये जो है यही लॉस ऑफ स्टॉक हमारा क्लेम अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट कवर है, वी आर हैविंग सफिशिएंट कवर, तो ये क्या हो जाएगा? लॉस। बट हमारे को ये अमाउंट निकालते आनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो क्या है भाई, लॉस ऑफ स्टॉक कितना है, फिर देखेंगे कि वो सफिशिएंट कवर है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या है, तो क्या, ये चर्चा बाद में। बट पहले आपको नहीं लगता कि जो स्टॉक आपका जला है, एटलीस्ट जो स्टॉक आपका जला है वो आपको पता होना चाहिए।
जो स्टॉक आपका जला है वो आपको पता होना चाहिए, हाँ या ना? अगर वही आपको नहीं पता तो हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब ये स्टॉक कितना जला है, क्या जला है, ये स्टॉक कितना जला है ना क्या जला है, ये कैलकुलेट करने का तरीका है, ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अलग आसान तरीका है। मेरे को बताओ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कैसे कर सकते हो आप? यानी स्टॉक एट द डेट ऑफ डिसरप्शन बोलते हैं, स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, फायर या जो भी जिस भी तारीख को आग लगी, चोरी हुई, वो तारीख का अगर आपको स्टॉक निकालना है, स्टॉक कैसे निकाला जाता है? बचपन में पढ़ा होगा ना आपने, सीए, सीए फाउंडेशन में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है? आज आपके टीचर ने सुसाइड कर लिया जिसने भी आपको फाउंडेशन पढ़ाया। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन वैसा होता है क्या? क्लोजिंग स्टॉक इज बीन वैल्यूड बाय फिजिकल वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। ऐसा कुछ सुना था क्या आपने, ऐसा कुछ सुना था क्या? ये याद नहीं? हाँ हाँ, हमको तो फार्मूला ही याद है सर, हमको तो फार्मूला ही रटा दिया था, ओपनिंग प्लस पार्ट, हाँ नालायक। अरे क्लोजिंग स्टॉक अगर हमको जानना है ना, आपको नहीं क्या, आपको एडजस्टमेंट में दिया रहता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, ये फिगर कहाँ से लाते हैं? एक एसी रूम में साधु संत बैठा रहता है, मेडिटेशन करता है, ओ बोले इसका वैल्यू ऐसा होता है कि इसको गिना जाता होगा, इसको गिना जाता होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन से हम स्टॉक निकालते, फिजिकल वेरिफिकेशन से हम स्टॉक निकालते। बट अब तो मेरे गोडाउन में आग लग गई, आग लग के मेरा स्टॉक जल गया, बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो गया। तो क्या मेरे लिए फिजिकल वेरिफिकेशन से वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल है क्या? अब यदि मैं फिजिकल वेरिफिकेशन से स्टॉक नहीं निकाल सकता तो क्या करूं? अब यदि मैं, हाँ अब बोल, अब बोल, अब बोल फॉर्मूला बोल, हाँ अब बोल क्या है? यदि हम ये नहीं यूज कर पा रहे तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? बोल बोल पटपट बोल। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस कंजम्पशन, मतलब माइनस गुड्स सोल्ड, माइनस गुड्स सोल्ड। इसको आसान तरीके से मैं बोलूं तो मैं बोलूं कि वी आर गोइंग टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। आसान भाषा में, आराम से समझ क्या बोल रहा हूं। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे हम? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में यहां हम क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। यहाँ लिखते हैं परचेज। इवन डोंट यू थिंक आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस। यहाँ आ गया सेल, यहाँ आ गया हाँ नेट सेल, नेट सेल नेट परचेज, ठीक है। यहाँ आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो? डोंट यू थिंक ग्रॉस प्रॉफिट कैन इजीली बी कैलकुलेटेड ऑन द परसेंटेज ऑफ सेल? जो परसेंटेज ऑफ सेल रहेगा आपका, एक एक एवरेज रहता होगा ना, हर साल 20%, हर साल 25%, 30% में प्रॉफिट कमाते हैं। तो सेल का जितना भी, क्योंकि ये एस्टिमेटेड रहेगा, अब एक्चुअल निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि हमको क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता। तो हम क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर लेना चाहते हैं, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करेंगे? एस्टिमेटेड सेल पे ले लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट को क्या पे ले लेंगे? हम एस्टिमेटेड सेल पे ले लेंगे। ये समझा क्या? ये समझा क्या? अच्छा मेरे को एक चीज बता, तेरे को यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का इंटेंशन ग्रॉस प्रॉफिट जानना है कि क्लोजिंग स्टॉक जानना है? अच्छा, कौन सा वाला क्लोजिंग स्टॉक जानना है? वो वाला क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे गोडाउन में रखे रखे जल गया, वो वाला क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे गोडाउन में रखे रखे जल गया। बॉडी में लो आराम से। हमको कौन सा वाला स्टॉक चाहिए जो हमारे गोडाउन में रखे रखे जल गया? तो मेरे इस पे कुछ सवाल रहेंगे, मेरे इस पे कुछ सवाल रहेंगे। मेरे को एक चीज बताओ, हमने परचेजेस जब लेना है, तो हमने जब परचेजेस लेना है, देख परचेजेस क्या हो सकता है, देख क्या हो सकता है, सोल्ड सॉरी परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड यानी ऑर्डर गिवन। जो परचेज लेना है तो आपने ऑर्डर दिया, डिलीवरी नॉट रिसीव्ड, या डिलीवरी, ऑर्डर और डिलीवरी दो चीज हो सकती है। आपने परचेज का ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपको डिलीवरी मिली या नहीं मिली, ठीक है। अब अलग अलग केस है। केस वन, आपने ऑर्डर दे दिया, डिलीवरी नहीं मिली। एक मिनट, ऐसा नहीं करते, आपने ऑर्डर भी दे दिया, डिलीवरी भी मिल गई, केस वन, ठीक है। केस टू, केस टू, आपने ऑर्डर नहीं दिया बट डिलीवरी दे दिया, अगले अगले वाले ने माल लाकर आपके गोडाउन में रख दिया, हो सकता है ना, हाइपोथेटिकल केस। केस थ्री, या रादर इसको केस ये कर देते, ऑर्डर दिया डिलीवरी नहीं आई। केस थ्री,
ऑर्डर नहीं दिया बट डिलीवरी दे दी। ऐसे तीन अलग अलग पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, ऐसे तीन अलग अलग पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, विच स्टॉक शुड वी कंसिडर, विच purchases we should consider, because the intention is not to calculate the closing stock, the intention is to calculate how much goods are destroyed। इंटेंशन हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकालने का है कि इंटेंशन हमारा कितना माल जला है वो निकालने का है? आराम से लो इसको, बॉडी में लॉजिक समझेगा, खुद ब खुद लॉजिक बाहर आएगा। मेरे को एक चीज बताओ, आप अल्टीमेटली कौन से स्टॉक कंसिडर करोगे? जिसकी आपको डिलीवरी मिल गई है ना। अब आप बोलोगे सर 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 हमने खरीद लिया, हमने ऑर्डर दे दिया, हमारे पास परचेस का बिल भी है। अरे बट ऑर्डर, तेरे पास स्टॉक आया क्या? तेरे पास स्टॉक आया क्या? आया ही नहीं तो जलाऊंगा क्या? लॉजिकली सोचना। तो आपको नहीं लगता वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस, क्योंकि इसके बट ये और ये कंसिडर होगा। बट सर आखिरी वाला तो हमने ऑर्डर नहीं दिया, उसने जबरदस्ती लाके दिया, वो परचेस थोड़ी है। अक्रूवल प्रिंसिपल, परचेस तो तब होता है ना जब हम खरीदते, हमने ऑर्डर ही नहीं दिया तो ये खरीदा कैसे? आ गया ना, तेरे गोडाउन में जला ना, तो वो भी तो लॉस ऑफ स्टॉक है ना। अब इसमें से पेमेंट इंपॉर्टेंट है कि डिलीवरी इंपॉर्टेंट है? पेमेंट इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं दिया सर, पैसा ही नहीं दिया। अरे डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? डिलीवरी। सेम, एक मिनट समझ, सेम एक मिनट समझ। सेल के लिए, अगेन सेल के लिए भी क्या होगा? ऑर्डर और डिलीवरी, दो चीज रहेंगी। तीन केसेस वही वापस, क्या क्या तीन केस रहेंगे? पहला है तेरे को ऑर्डर भी मिल गया, तूने डिलीवर भी कर दिया, केस वन। केस टू, तेरे को ऑर्डर मिला बट तूने डिलीवरी नहीं किया। केस थ्री, तेरे को ऑर्डर नहीं मिला बट तूने डिलीवरी कर दिया। तेरे को ऑर्डर नहीं मिला बट तूने डिलीवरी कर दिया। अब मैं यहां बात कर रहा हूं कंसीडर टू क्रेडिट। हाँ, कंसीडर टू क्रेडिट, कि ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे। कौन सा वाला ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे? माल चला गया तो हमारा जला नहीं होगा तो सेल मान लो। हमने ऑर्डर रिसीव किया, सर ऑर्डर रिसीव कर दिया, सेल हो गया? नहीं। डिलीवर हुए क्या? डिलीवर हुए क्या? नहीं। डिलीवर हुए क्या? नहीं। तो ये कंसिडर नहीं होगा। ऑर्डर नहीं मिला सर, सेल नहीं है, फिर आप इसको सेल कैसे मान रहे? अक्रूवल का वॉयलेशन कर रहे हैं। मैंने बोला क्या वो अक्रूवल के प्रिंसिपल पे बनता? ट्रेडिंग अकाउंट अक्रूवल के प्रिंसिपल पे बनेगा, ये मैंने कहीं पे भी बोला क्या? ये मैंने कहीं पर भी बोला क्या? बॉडी में लो, आराम से ठंडे दिमाग से बॉडी में लो, समझा क्या? तो इससे आपको लॉजिकली क्या मिल जाएगा? वो वाले स्टॉक मिल जाएंगे जो जल गए, जो भूंज गए, जो गोडाउन में पड़े पड़े जल गए, वो स्टॉक मिलेंगे हमको। ये दोनों कैलकुलेशन से क्या हमको वो दोनों स्टॉक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जवाब दे हाँ या ना। तो दिस इज हाउ यू कैन वैल्यू। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से लेंगे? सारे ये अक्रूवल पे रहेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस काय पे रहेंगे? अक्रूवल नहीं, वो खर्चे जो आप उस स्टॉक पे कर चुके हो। अब वो खर्चे अगर आपने अगले वाले को प्रॉमिस कर दिया, पैसा दिया नहीं दिया, तो आपने अगर कर दिया है वो खर्चा, तो अक्रूवल बोल सकते हो। यू कैन से ये कौन से बेसिस पर रहने वाले? अक्रूवल बेसिस पे। बॉडी के अंदर गया क्या? आपको निकालने का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के पीछे का इंटेंशन क्या है? आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है? नहीं, आपको वो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है जो जल गए। तो अक्रूवल की धज्जियां उड़ाओ, ये सोच भाई जिसकी डिलीवरी हो गई या जिसकी डिलीवरी मिल गई वही हमारा यहाँ कंसिडर होने वाला है। आइदर विद रिस्पेक्ट टू सेल हुआ नहीं हुआ, पैसा मिला नहीं मिला, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल बना नहीं बना, गया माल, ये वो जो भी है, डिलीवरी गई थी क्या उसकी, उसकी डिलीवरी गई थी क्या, उस पर डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पे कौन सा स्टॉक लेना है और कौन सा स्टॉक नहीं लेना। यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझा हाँ या ना? देख, इससे आपको मिल गया ओपनिंग स्टॉक, इससे मिल गया सेम। ओपनिंग स्टॉक के लिए भी वही लॉजिक है, जो ओपनिंग स्टॉक का माल पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। अब ओपनिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक ले लिया, उसका वैल्यूएशन वगैरह करके हमने ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, परचेस कैसे निकलेगा, सेल कैसे निकलेगा पता चल गया, डायरेक्ट एक्सपेंस कैसा पता निकलेंगे ये हमको पता चल गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने आपको बताया ग्रॉस प्रॉफिट विल बी द परसेंटेज ऑफ सेल। ये हर धंधे का रहता है, सेट होता है, नहीं है तो पिछले साल के एवरेज वगैरह निकाल लो, आपको मिल जाएगा। पिछले साल के एवरेज वगैरह निकाल लो, आपको मिल जाएगा। बट व्हाट अबाउट एबनॉर्मल आइटम? What about abnormal item? What sir? What about abnormal items sir? What we are going to do about abnormal items? या abnormal items का क्या करेंगे? abnormal items का क्या करेंगे? Any guesses? Anyone? Any guesses? क्या करेंगे abnormal items का? abnormal item अगर मान ले एक तेरा कोई abnormal सेल है, से एग्जांपल के तौर पे तेरा जो सेल हुआ है वो 10 लाख का हुआ है, तेरा सेल जो हुआ है वो 10 लाख का हुआ है।
प्लस साथ साथ में ना तूने 10,000 रुपए का ऐसा माल बेच दिया, 10,000 रुपए का ऐसा माल बेचा है जो एबनॉर्मल है, जो एबनॉर्मल है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे तेरे कॉस्ट ऑफ द गुड्स इज 10,000, जिसके ऊपर में तूने प्रॉफिट कमाया रहता 20 रुपए का, 20% का प्रॉफिट कमाया रहता तो तूने 12,000 रुपए में बेचा रहता। तेरे पूरे गांव भरे के सेल 20% प्रॉफिट जोड़ के, तेरे पूरे गांव भरे के सेल 20% का प्रॉफिट जोड़ के, बट जो ये एबनॉर्मल आइटम है, ये जो सोल्ड होंगे, ये सोल्ड काय पे होने चाहिए, कायदे पे 12 पे, बट आपने बेचा कितने पे? तो क्या आपको क्या लगता है, आपने इसको कॉस्ट पे ही बेच दिया ना, आपने इसको कॉस्ट पे ही बेच दिया ना, तो क्या मैंने इसका प्रॉफिट कंसिडर करना चाहिए क्या? सिंपल सवाल का जवाब दो। जब जीपी निकालते वक्त मैंने इसका प्रॉफिट 20% पे कंसिडर, अगर मैं इसका प्रॉफिट 20% पे कंसिडर कर लूंगा, मेरा प्रॉफिट 2,000 हो जाएगा, जबकि मेरा प्रॉफिट हुआ ही नहीं। मेरा प्रॉफिट 2,000 तब होता जब मैंने 12,000 पे बेचा रहता। क्या मैंने 12 पे बेचा? क्या नहीं, मैंने तो 10 पे ही बेचा, मैंने तो कॉस्ट पे बेचा। तो आपको नहीं लगता दीज आर द एबनॉर्मल आइटम, इट हैज टू बी कंसिडर्ड सेपरेटली? एबनॉर्मल आइटम या तो पूरा ही हटा दो, एबनॉर्मल आइटम या तो पूरा ही हटा, मैं सेल में से 10,000 हटा ही देता तो मैटर ही खत्म होता। सेल में से मैंने 10,000 हटा ही दिए रहते तो मैटर ही खत्म हो जाता। या तो मैं एबनॉर्मल आइटम पूरा ही हटा दूं, एक ऑप्शन क्या है, एबनॉर्मल आइटम में पूरा हटा दूं। या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, जैसा अगर मान ले आपका एबनॉर्मल आइटम है जिसकी कॉस्ट है अगेन 10,000 रुपए, जिसकी कॉस्ट है 10,000 रुपए, आप इसको चाहकर 10,500 में बेच सकते हो। कॉस्ट है 10,000 रुपए, आपने उसको सेल कितने में कर दिया? 10,500 पे। तो मेरे को एक चीज बताओ, इसके ऊपर हमने 20% प्रॉफिट कमाया कि 5% प्रॉफिट कमाया? 5% कमाया ना। केस ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपका 10,000 रुपए का माल है, अरे बोल तो बोल, बिकते बिकते में 9,750 रुपए में बेच दिया आपने। कितने में बेच दिया इसको? 9,750। तो आपको नहीं लगता 2.5% का लॉस हो गया यहाँ पे? यहाँ प्रॉफिट यहाँ लॉस, बट क्या वो 20% है क्या जो हमारे बिजनेस का नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है? क्या वो वैसा है कि अलग है? तो आपको नहीं लगता यू माइट रिक्वायर टू एडजस्ट सब एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन इन योर कंसिडरेशन, यू विल हैव टू कंसिडर देम सेपरेटली। हाँ, एक तरीका हो सकता था 10,000 रुपए सेल से उड़ा दे तो प्रॉफिट से भी उड़ जाएगा। एक तरीका क्या हो सकता था, 10,000 रुपए सेल से भी उड़ा दे तो प्रॉफिट से भी उड़ जाएगा लॉजिकली। ये तरीका भी हो सकता है, सेल ही हटा दिया सर मैंने, अब नॉर्मल आइटम ही हटा दिया तो हमारा वो कास्ट ही नहीं रहने वाला। या अगर तेरा एबनॉर्मल आइटम तू कंसिडर करना चाहता है तो उसके ऊपर का प्रॉफिट तेरे को अलग से लेना पड़ेगा। समझा के क्या बोला? इंस्टीट्यूट क्या करती होंगी, हटा देती होंगी कि प्रॉफिट अलग से कंसिडर करती होंगी? प्रॉफिट अलग से कंसिडर करवाती है वो। यानी जब आपको जीपी निकालना है, जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो आप 1 लाख का सेल तो अलग लोगे 20% के हिसाब से। 1 लाख के ऊपर में सेल कितना ले लोगे बच्चा? 1 लाख के ऊपर में सेल ले लोगे आप 20% के हिसाब से। बट जो एबनॉर्मल आइटम रहेगा, एबनॉर्मल आइटम का जो भी है 5%, 10%, 2.5%, जो भी एबनॉर्मल आइटम का सेल रहेगा हैज़ टू बी एडजस्टेड सेपरेटली इन ग्रॉस प्रॉफिट, हैज़ टू बी एडजस्टेड सेपरेटली इन ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं कहता हूँ एबनॉर्मल स्टॉक सिर्फ सेल्स में रहेगा, ये ज़रूरी है क्या? कुछ एबनॉर्मल स्टॉक ओपनिंग में नहीं रह सकता क्या? क्या एबनॉर्मल स्टॉक परचेजेस में नहीं रह सकता क्या? रह सकता। तो एबनॉर्मल स्टॉक आपका परचेज, सेल्स, ओपनिंग, इवन क्लोजिंग में भी हो सकता है। इवन एबनॉर्मल स्टॉक का कुछ आइटम आपका क्लोजिंग में भी हो सकता है, जो जला होगा उस पर क्लोजिंग में भी हो सकता है। तो वो आपको उस तरीके से ध्यान में रखते हुए एबनॉर्मल आइटम का कंसिडर करना पड़ेगा, एबनॉर्मल आइटम का स्टॉक कंसिडर करना पड़ेगा। समझा क्या क्या करना है? समझा क्या कैसे करना है हमको? उससे क्या मिल जाएगा हमको? स्टॉक ऑफ, लॉस ऑफ स्टॉक। इससे क्या मिल जाएगा हमको? लॉस ऑफ स्टॉक। बॉडी के अंदर गया, बोलो हाँ या ना। बॉडी के अंदर गया, हाँ या ना। चला आ जाओ क्वेश्चन पे, हेडिंग दो फ्रेश पेज पे, फ्रेश पेज पे हेडिंग दे दो। हेडिंग क्या रहेंगी आपकी? लॉस, यानी पहले तो इंश्योरेंस क्लेम का नाम दे दो। चैप्टर का नाम क्या है हमारे? चैप्टर का नाम जो भी हम पढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक दे दिया है क्या? अब उसमें पहला पार्ट ए दे देना, पार्ट ए लॉस ऑफ स्टॉक। पहले हम लॉस ऑफ स्टॉक पे बात कर रहे हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, मेरे साथ लिखते चलना है, मैं बोलता हूँ, मैं डिक्टेट करता हूँ। लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक में हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? लॉस ऑफ स्टॉक में क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग क्लेम अमाउंट कॉज ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ
stock that lost that are lost due to disruption of business activity, due to disruption of business activity, है ना। जो भी बिजनेस एक्टिविटी में आपका डिसरप्शन हुआ, जैसा एग्जांपल के तौर पे फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, सुनामी, हरिकेन, कटरीना, जो लिखना है लिख लेना वहाँ पे, ठीक है। आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो? क्लेम अमाउंट। हमको लॉस ऑफ स्टॉक नहीं निकालना है, देख बात समझ। हमको लॉस ऑफ स्टॉक नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है? क्लेम। क्लेम निकालने के लिए लॉस कितना हुआ पहले वो तो पता करना पड़ेगा ना। क्लेम निकालने के लिए लॉस कितना हुआ पहले वो तो पता करना पड़ेगा। तो क्लेम बाद में, आपको नहीं लगता क्लेम बाद में? सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या रहने वाला है? स्टेप नंबर 1 क्या रहने वाला है? आपको क्या निकालना पड़ेगा? लॉस ऑफ स्टॉक। आपको क्या निकालना पड़ेगा? लॉस ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकाल लोगे? रादर स्टेप नंबर 1 नहीं, स्टेप नंबर 2 बोल रहा हूँ मैं। स्टेप नंबर 2 लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है। आपको क्या निकालना है? लॉस ऑफ स्टॉक। बच्चा बोलो तो लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा? लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा? बोल फटाफट बोल। लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। आप लिखोगे फिर गड़बड़ करोगे, खाड़ खोड़ तोड़ करोगे। लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा? बोल तो। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ डिसरप्शन, जिस भी तारीख को कैलेमिटी हुई है उस तारीख का स्टॉक, उसमें से क्या कर दोगे? लेस सैल्वेज वैल्यू रिकवर्ड, या सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक जो भी है, इसको माइनस कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? लॉस ऑफ स्टॉक। आपको क्या मिल जाएगा? लॉस ऑफ स्टॉक। तो आपको नहीं लगता आपका स्टेप नंबर 1 विल बी कैलकुलेशन ऑफ द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ डिसरप्शन? तो स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? स्टेप नंबर 1 विल बी कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ डिसरप्शन। अब ये किसकी मदद से निकलता था? ये किसकी मदद से निकल सकता है? हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये किसकी मदद से निकलेगा बच्चा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? बोल हाँ या ना, बोल यस और नो। बॉडी के अंदर गया क्या? ये लिखना बंद कर रहे, ये लिखना बंद कर। किसकी मदद से निकलेगा वो? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से। किसकी मदद से निकलेगा वो? मेमोरेंडम ट्रेडिंग। तो स्टेप नंबर 2, सबसे पहले हमारे को क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले अभी हमारे को क्या निकालना पड़ेगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, एक मिनट रुक, इसको ना मैं नेक्स्ट फ्रेश पेज पे ले लेता हूँ। ये क्या है? हमारा एक्चुअल थियरी कंसेप्ट है। हाँ जी, कैसे निकालेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट? कैसे बनेगा? नहीं, वापस आ गया। बोल, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनेगा बेटा? जैसा बचपन में बनाते थे, जैसा बचपन में बनाते थे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनेगा? ध्यान दे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त आपको क्या लगना पड़ेगा? यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू, ऐसा लिखूँ तो चलेगा क्या? हाँ, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ डिसरप्शन। ठीक है, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, keep in mind, yeah, this memorandum trading account is prepared keeping in mind keeping in mind that we need to we need to calculate
द स्टॉक अवेलेबल with us at the time of disruption। ठीक है, हमको जो मेमोरेंडम ट्रेड पी एंड एल अकाउंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, हमारे को क्या ध्यान में रखते हुए बनाना है, दैट कैलकुलेट द फिजिकल स्टॉक। लिख लो यहाँ पे, टू बी मोर स्पेसिफिक क्या वर्ड वापर लेना आपने, फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक अवेलेबल विथ अस एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रप्शन, जो भी डिस्ट्रप्शन के समय पे आपके पास में फिजिकली जो स्टॉक अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए बनाना है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो अब इसमें मैंने आपको सिंपल एक चार्ट बना कर दिया था। सिंपल आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे ट्रेडिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। कैसे बनता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, क्या क्या चीजें आएंगी, रुक जा, ये हो गया तेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो गया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में कितने साइड ये रहेगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी द बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग स्टॉक विल बी द बैलेंसिंग फिगर। बराबर है, हाँ या ना, यस और नो। परचेजेस और सेल के लिए स्टार मार्क दे देना और उसके दो चार्ट बना लेना। परचेज कौन सा कंसिडर करना है, परचेज कौन सा कंसिडर करना है बेटा, केसेस बताए थे ना मैंने, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1, केस 2, केस 3। ऑर्डर, ऑर्डर की जगह आप इनवॉइस बोलूँ चलेगा, ऑर्डर की जगह आप इनवॉइस बोलूँ चलेगा, समझेगा, वो ऑर्डर टर्म तभी मैंने वापरा था। अब हम क्या बोलेंगे, इनवॉइस। इसका इनवॉइस जनरेट हुआ बट डिलीवरी नहीं हुई, ऐसे डिलीवरी एंड इनवॉइस। तो हमने क्या किया, इनवॉइस डिलीवरी दे दिया, विल इट बी कंसिडर्ड, कंसिडर्ड एज परचेज, कंसिडर एज परचेज, कंसिडर होगा। तो यस ऑफ कोर्स दिस विल बी कंसिडर। सेम गोज फॉर इनवॉइस जनरेट, इनवॉइस जनरेट हुआ डिलीवरी नहीं हुई तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ बट डिलीवरी हो गई तो इट विल बी कंसिडर्ड। तो डोंट यू थिंक द सेम चार्ट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू सेल, द सेम चार्ट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू सेल। बॉडी के अंदर क्या है, क्या तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपका स्टेप नंबर 1। इससे आपको क्या मिल जाएगा, स्टेप नंबर 1। बॉडी में गया, हाँ या ना, लॉस ऑफ स्टॉक मिल गया। इससे क्या मिल गया, स्टॉक एट द डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन, सैल्वेज वैल्यू माइनस कर दोगे तो लॉस ऑफ स्टॉक मिल जाएगा। अच्छा, एक एक्सीडेंट पॉइंट और है, एक एक्सीडेंट पॉइंट छोटा सा और है बकाया इसमें। while calculating this we have to consider the abnormal, है ना, ठीक है, नोट। स्टेप नंबर 1 हो गया, यहाँ पे नोट लिखो, ग्रे कलर से लिख रहा हूँ, दिख रहा है क्या ये नोट, नहीं नहीं दिखेगा, ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, नोट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल एंड इवन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल आइटम, ऑफ एबनॉर्मल आइटम, जो एबनॉर्मल आइटम है should be treated differently, should be adjusted separately। तो आपके एबनॉर्मल आइटम है वो काय से आपको अलग से निकालने पड़ेंगे। जीपी के सामने लिख देना परसेंटेज ऑफ सेल या कॉस्ट। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आपको नहीं पता, या तो परसेंटेज ऑफ सेल रह सकता है या परसेंटेज ऑफ कॉस्ट रह सकता है। तो अगर जीपी परसेंटेज ऑफ सेल है तो जो एबनॉर्मल आइटम है हमको ये अलग से निकालना पड़ेगा ना। वाई, रीज़न, रीज़न लिखने की ज़रूरत है कि समझ में आ जाएगा, है ना। रीज़न अगर लिखना चाहते हो तो लिख देना रीज़न, द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑन एबनॉर्मल स्टॉक इज डिफरेंट। इसका रीज़न लिखना है तो लिख देना रीज़न जीपी रेशियो ऑन एबनॉर्मल स्टॉक आर डिफरेंट। बॉडी में गया अभी, स्टेप नंबर 1 क्लियर है सभी को, स्टेप नंबर 1 क्लियर है, बोल हाँ या ना। स्टेप नंबर 1 से हमको लॉस ऑफ स्टॉक मिल जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक की मदद से अभी हम क्या निकाल, बेटा कैलकुलेशन बेस्ड है,
मैं पहले ही बोला ये चैप्टर आपका क्या रहने वाला है, कैलकुलेशन बस, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। एक बार आपने लॉस ऑफ स्टॉक निकाल लिया तो उसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो, स्टॉक एट द डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन निकाल दिया तो लॉस ऑफ स्टॉक निकल गया। लॉस ऑफ स्टॉक कैसा निकल जाएगा, जस्ट बाय सिंपली डिडक्टिंग योर सैल्वेज वैल्यू, सिंपली डिडक्टिंग योर सैल्वेज वैल्यू। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा, जिस पेज पे आपने ये लिखा है उस पेज के नीचे कुछ लाइन छोड़ देना। एक स्टेप और बाकी है, अभी तक आपका क्लेम नहीं निकला, आपको पता है क्या, अभी आपका सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक निकला है। स्टेप नंबर 3 जो रहने वाली है, स्टेप नंबर 3 में आपको क्या निकलने वाला है, क्लेम। क्लेम निकालने का एक फॉर्मूला है, क्लेम निकालने का एक फॉर्मूला है, उस लॉजिक पे मैं बाद में आता हूँ, उस फॉर्मूले पे, उस लॉजिक पे मैं बाद में आता हूँ। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए इसके ऊपर में कि हमको निकालते आ रही है नहीं आ रही। जरा देखो तो क्वेश्चन नंबर, किसका माइक चालू है, ये तेजस, तेरा पंखा वंखा चालू रहता है एकदम, उसमें माइक भी चालू रहता, ऐसा मत कर तू, हाँ, छान नाही वाटत असा, असा केला कोणीतरी। बहुत ही गंदी मराठी बोलते सर आप, बहुत ही गंदी, मैं इतनी गंदी। मैडम झेल कैसे रही है, अच्छा सवाल है, यू आर अ गुड क्वेश्चन। बोलिए रे वो, चल। प्रॉब्लम नंबर 1 सभी के सामने, प्रॉब्लम नंबर 1 आपके मॉड्यूल का ही प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च। क्लेम पूछा है क्या, नहीं, क्या बोला है, वैल्यू निकाल, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल। क्या दिया हुआ है देख बेटा, कौन सी तारीख का स्टॉक चाहिए तेरे को, 31 मार्च 2012, 12 22 जो समझना है समझो, ठीक है। स्टॉक दिया हुआ है, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, दिस इज गोइंग टू बी द ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस पता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आता क्या, एडमिन एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आता क्या, फाइनेंस एक्सपेंस ट्रेडिंग में आता क्या, नहीं। डायरेक्ट लेना है अपने को, ये सब इनडायरेक्ट हो गए, ये वाला लेने का, ठीक है। सेल्स दिया हुआ है 2,49,000 एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक, अ सम ऑफ ₹3,500 वाज रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर ₹10,000। आपको नहीं लगता कि स्टॉक वैल्यू करते वक्त ये वाला ओपनिंग स्टॉक है ना बेटा, ध्यान दे, ओपनिंग स्टॉक है, अ सम ऑफ ₹3,000 वाज रिटर्न ऑफ, 3,500 का वैल्यू आपने राइट ऑफ कर दिया था, जबकि वो स्टॉक का ओरिजिनल प्राइस कितना था, 10,000 रुपये। तो आपको नहीं लगता है कुछ तो भी गोची होंगी, इसकी वजह से जीपी गलत आ सकता है। एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट 9,000, हमने कितने में बेच दिया उसको, हमने इसको बेच कितने में दिया, वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 9,000। तो आपको नहीं लगता इस पे जो प्रॉफिट कमाया आपने। एक चीज मेरे को बता, तेरे स्टॉक में वैल्यू कितने का है, ओपनिंग स्टॉक में इसका वैल्यू कितने का है, 10,000 रुपए का है, 3,500 रुपए का है कि 6,500 का है। बेटा 3.5 वॉज रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है, ओहो, वैल्यूड एट 3.5 नहीं लिखा है। देख समझा कहां फंसाया उसने, अपने को क्या दिखता है जो दी हुई वैल्यू है वो लिए, नहीं, 3,500 वॉज रिटर्न ऑफ। तो ओरिजिनल प्राइस 10,000 थी, 3.5 रिटर्न ऑफ है, तो तेरे को नहीं लगता ये जो 28,500 का जो माल है इसमें से, 28,500 के माल में से 6,500 का एबनॉर्मल आइटम है, 6,500 का एबनॉर्मल आइटम है, बचा हुआ नॉर्मल आइटम है। अब वो 6,500 का जो एबनॉर्मल आइटम है, 6,500 का जो एबनॉर्मल आइटम है वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट 9,000। तो ये जो जितना भी आपने माल बेचा इसमें से वो 9,000 रुपए का एबनॉर्मल आइटम है। तरीका क्या है कि एबनॉर्मल आइटम अलग कर दो, बिक गया ना। ओपनिंग स्टॉक से भी हटा दूं, सेल से भी हटा दूं, तो कोई दिक्कत होने वाली है क्या, ओपनिंग स्टॉक से भी हटा दूं, अगर नहीं बिकता तो सिर्फ ओपनिंग स्टॉक से हटाता ना, अगर नहीं बिकता तो सिर्फ ओपनिंग स्टॉक से हटाता ना, बोल हाँ या ना। बॉडी में गया क्या, बॉडी में गया क्या। अभी यहाँ पे क्यों मैं ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, ओपनिंग और सेल दोनों में से हटाऊंगा, क्योंकि ओपनिंग में 6.5 का वैल्यू है, क्लोजिंग में 9 है। 9,000 का जब आप जीपी रेशो निकालोगे, जीपी परसेंट कितना बोल रहा है, 20, 9,000 का 20% 1,800 रुपये आता है। यहाँ प्रॉफिट 1,800 का हुआ है क्या, यहाँ प्रॉफिट 1,800 का हुआ है क्या, नहीं। तो ये हटाना पड़ेगा, करते एक बार ट्राई करते, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते आप, करो तो एक बार, बनाओ तो फटाफट वैल्यू निकाल के दे दो। मैंने बहुत सारी चीज़ें समझा दी है आपको, बहुत सारी चीज़ें समझा दी है, देखते कितने लोग मैनेज कर पाते।
यस, क्या आया? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आया क्या? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू? बहुत ही बढ़िया ऋषिकेश, एक जवाब आया है मेरे को। आया 12,500 आया क्या? इजी इजी। स्टेप वन समझी? स्टेप वन समझी। अब स्टेप टू तो इजी है ना, सैलवेज माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको स्टेप नंबर टू। तो लिख दूं यहाँ पे फटाफट इसका आंसर। क्या है प्रॉब्लम? वन टू यहाँ लिखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर वन क्या है? स्टेप नंबर मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हमने। क्या बनाया? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इट विल हैव टू साइड, डेबिट में सेल्स, क्रेडिट, डेबिट में परचेजेस, क्रेडिट में सेल। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक में इनर कॉलम में लिखूँ चलेगा? ओपनिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल का 28,500, हैव रिटर्न इट इन द इनर कॉलम, ठीक है। परचेज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, परचेज डायरेक्ट बाहर लिख दूँ चलेगा। परचेज कितना है हमारा? 1,52,500, 1,52,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये कंसिडर होने वाले। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 30,000 रुपये, ठीक है, बॉडी में गया यहाँ तक। यहाँ पे सेल, अगला आइटम है सेलिंग नहीं, एडमिन नहीं, फाइनेंस नहीं, डायरेक्ट सेल 2,49,000, 2,49,000 इनर कॉलम में, ठीक है, इसमें भी एडजस्टमेंट है। अब क्या होने वाला है एट द टाइम ऑफ दिस? ये समझा ना, 3,500 का माल नहीं है, 10,000 का माल जिसका वैल्यूएशन 3.5 से कम किया है। मतलब मैं यहाँ अगर एबनॉर्मल आइटम अगर ऐसा एडजस्ट करूँ तो चलेगा क्या? किसी को कोई आपत्ति? एबनॉर्मल आइटम यहाँ से भी निकाल दो, एबनॉर्मल आइटम यहाँ से भी निकाल दो। अगर मेरा ये एबनॉर्मल आइटम बिका नहीं रहता, अगर मेरा एबनॉर्मल आइटम बिका नहीं रहता तो मैंने सिर्फ क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक से निकाल दिया रहता तो काम चल गया रहता ना। बिक गया इसलिए सेल से भी निकाल रहा हूँ, बिक गया इसलिए सेल से भी निकाल रहा हूँ। तो बेटा 10,000 का माल था, 3,500 वॉज रिटर्न ऑफ। तो आपका जो माल बचा हुआ है वो 6,500 का यहाँ पे वैल्यू हुआ है। एंड विच इज सोल्ड फॉर, सोल्ड कितने पे हुआ है? 9,000, दिस वॉज गिवन कि आपने 9,000 में बेच दिया उसको, तो निकाल लो इसका बैलेंस फिगर, आउटर कॉलम में ले लो। 28,500 में से छप छः ये गए तो 22,000 आता है। ये हो गया 22,000। सेल कितना हो जाएगा? 2 लाख। और आपका जीपी कितना बोला हुआ है उसने? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। अच्छा बेटा एक चीज़ ध्यान से पढ़ लेना, 20% ऑफ सेल है क्या? क्योंकि अगर कॉस्ट का रहा तो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह लग जाता है। हर बार सेल का परसेंटेज रहे ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा था ना इन्वेंट्री चैप्टर बचपन में, तो अगर सेल का परसेंटेज नहीं है तो गड़बड़ होती है। देखो जीपी 20% है, जीपी 20% है, तो कितना हो जाएगा ये? 2,40,000 का 20% कितना होने वाला है? 2,40,000 का 20%, ठीक है, विश्वास रखो आप पे, 48,000। तो इसके बाद में क्या करना है? ऑन अप ऑन बैलेंस कर दो इसको, द बैलेंसिंग फिगर। जो भी बैलेंसिंग फिगर आने वाला है आपका वो क्या रहने वाला है? आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आने वाला है? ये 12,500। यही तो पूछा था। इजी क्वेश्चन, बॉडी में गया है सभी के, आसानी से कंसेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ? क्लिस्टर क्लियर है, क्लिस्टर क्लियर। चल अगला क्या है? अगला क्या है? अब सर आप बोल रहे हो कि सर ये क्लेम नहीं है, ये क्लेम नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ये क्लेम नहीं है, ये क्लेम नहीं है सर, सीधी बात है। अब बात समझ, तेरा 12,500 का माल जला है, कितने का माल जला है? 12,500 का। जरूरी है क्या तूने इतने का इंश्योरेंस निकाला होगा? तूने अंडर इंश्योरेंस निकाला होगा ना? देख ओवर इंश्योरेंस है, सफिशिएंट कवर है तो प्रॉब्लम नहीं है। 12,500 का माल जला है, 15,000 का स्टॉक मिले, 15,000 का इंश्योरेंस है, तो क्लेम कितना मिलेगा? 15,000, 12,000, 12,500। बट अगर मान ले तूने 10,000 का ही इंश्योरेंस निकाला है, कितने का इंश्योरेंस निकाला है तूने? 10,000 का, तो क्लेम कितना मिलेगा? 12,500 या 10,000? देख केस दो अलग अलग केसेस बोल रहा हूँ मैं। चल पहला केस वन, केस वन तेरा जो इंश्योरेंस निकाला है, इंश्योरेंस कितने का निकाला हुआ है तूने? 15,000 रुपए का, तो क्लेम अमाउंट कितना हो जाएगा? है ना, 12,500। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट केस नंबर टू, तेरा इंश्योरेंस से एग्जाम्पल के तौर पे तूने 10,000 रुपए का इंश्योरेंस निकाला है, तो व्हाट विल बी योर क्लेम अमाउंट? क्वेश्चन समझा? क्लेम अमाउंट कितना होगा बेटा? जितने लोगों को लगता है 10,000, आप सब गलत हो, यही तो है, यही तो फंडा है।
विच एवर इज लेस वाला फंडा लगता ही नहीं है ना, विच एवर लेस वाला फंडा लगता ही नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी नालायक है, नेक्स्ट लेवल है, दिमाग है उनके पास में। दे ऐड एवरेज क्लॉज, वो क्या डाल देते, एवरेज क्लॉज, एवरेज लो बोलते, एवरेज क्लॉज लगा देती, वो क्या लगा देती, एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज का मतलब क्या हुआ, तेरा 12,500 का माल जला, तेरा 12,000 रुपए का माल जला, बट तेरा इंश्योरेंस कितने का था, 10,000 का, तो हम तेरे को क्लेम भी प्रोपोर्शनेट देंगे, तेरे को क्लेम भी हम क्या देंगे, प्रोपोर्शनेट देंगे, तेरे को क्लेम भी क्या देंगे, प्रोपोर्शनेट। यानी तूने 12,500 का इंश्योरेंस निकालना चाहिए था, तूने 12,500 का इंश्योरेंस निकालना चाहिए था, तेरा 12,000 का माल जला, देख तेरा जितने का लॉस है उतने का इंश्योरेंस रहना चाहिए, जितने का लॉस ऑफ स्टॉक है उतने का इंश्योरेंस रहना चाहिए, है क्या, नहीं है, तो क्लेम भी हम प्रोपोर्शनेट देंगे। क्लेम कितना देंगे, वो 10,000 का, कितना आएगा बोल तो प्रोपोर्शनेट क्लेम, 12,500, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक्चुअली उल्टा लिख दिया। तेरा इंश्योरेबल सम कितना है, इंश्योरेबल सम मतलब तेरे को इंश्योरेंस कितने का निकालना था, तेरा पॉलिसी कितने की है, 10,000 की है, इंश्योरेंस निकालना कितने का था, 12,500 का, इंश्योरेंस चाहिए था 12,500 का, था कितने का, 10, तेरा लॉस कितने का है, 12,500, तो हम भी क्लेम भी कितने का देंगे, क्लेम पे कितने का देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, 12,500 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 12,500, कितना ना, 10,000 आ रहा है। सर हमने तो 10 ही बताया था, बट आपने 10 विच एवर इज लेस लॉजिक से बताया था, आपने 10 जो बताया था वो कैसे बताया था, विच एवर इज लेस। अब एक एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल में अगर मैं बोल रहा हूँ, यही एग्जाम्पल में अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो सैलवेज वैल्यू है वो 1,500 रुपये, आपका सैलवेज वैल्यू कितना हो गया, 1,500 रुपये, तो मेरे को बताओ आपका लॉस कितना हुआ, आपका लॉस कितना हुआ, 11,000, मतलब आपको निकालना इंश्योरेंस 12,500 का था, क्योंकि माल तो 12,500 का जला, इंश्योरेबल सम तो 12,500 है भाई, जितने का माल जमा जला उतने का इंश्योरेबल सम है। तेरा इंश्योरेंस निकाला कितने का है, 10, और तेरा लॉस कितने का हुआ है, 11,000, तो तेरा क्लेम कितना, आपको नहीं लगता आप एक फॉर्मूला वापर रहे हो उसके लिए, पॉलिसी, पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 11,000 क्या था, पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल सम, क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेबल सम। तेरे को इंश्योरेंस कितने का निकालना चाहिए था, पूरे 12,000, जितना लॉस ऑफ स्टॉक है, जितना तेरा क्या है स्टॉक, मैं इसको वैसे ये 12,000 जो है वो स्टॉक एट द डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन है ना, 12,500 वॉज इंश्योरेबल स्टम, मतलब द स्टॉक एट द डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन, द स्टॉक एट द डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन। अगर मैं इसका बोलूँ, इसका फॉर्मूला लिखूँ, तो ये जो रहता है क्लेम अमाउंट, बेटा कहाँ गया हमारा ये क्लेम अमाउंट, क्लेम अमाउंट का अगर मेरे को फॉर्मूला बनाना है तो क्लेम अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, क्लेम अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, पॉलिसी वैल्यू ना, पॉलिसी हाँ इनटू लॉस ऑफ स्टॉक, पॉलिसी वैल्यू इनटू लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल सम, क्या बोलते हैं ये लोग इसको, इंश्योरेबल सम। आपको नहीं लगता इंश्योरेबल सम इज नथिंग बट स्टॉक एट द डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन, इंश्योरेबल सम इज स्टॉक एट डेट ऑफ डिसरप्शन। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप नंबर 2 से मिल सकती है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप नंबर 2 से मिल सकती है। एक काम कर, स्टेप नंबर 2 को मैं नंबर्स दे रहा हूँ, स्टेप नंबर 2 उसको मैं नंबर दे रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो लॉस ऑफ स्टॉक को अगर मैं 2C बोलूँ तो चलेगा क्या, लॉस ऑफ स्टॉक 2C है, इंश्योरेबल सम मतलब इसको मैं 2A बोलूँ तो चलेगा क्या, नहीं समझे बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं, ऊपर से मिल जाएगा ना हमको, ये ऊपर का जब स्टेप लगाओगे, क्योंकि ना बच्चों को इंश्योरेबल सम, लॉस ऑफ स्टॉक ये निकालने में ना बहुत परेशानी होती है। इंश्योरेबल सम मतलब जितने का माल जला एक्सेप्ट सैल्वेज वैल्यू, उसमें से तो सैल्वेज वैल्यू माइनस कर देगा तो वो तेरा क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक, वो क्या हो जाएगा तेरा लॉस ऑफ स्टॉक। बॉडी में गया क्या, बॉडी में गया, बोल हाँ या ना। अच्छा, जैसा आपने ये यहाँ पे किया, एवरेज क्लॉज लगाया आपने यहाँ पे, क्या ये एवरेज क्लॉज केस नंबर 1 पे भी लगाना चाहिए क्या, सर जब आप वहां लगा रहे हो तो केस नंबर 1 में भी लगना चाहिए, सफिशियंट है, वहां एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा क्या। देख क्लेम है 12,500 का, क्लेम कितने का है, 12,000,
नहीं सॉरी, तेरा इंश्योरेंस है 10,000 15,000 का, इंश्योरेंस है 15,000 का, लेट्स से लॉस है तेरा 12,500। यहाँ भी मैं बोलता हूँ सैल्वेज वैल्यू जो है तेरा 11 1,500 है, अभी क्लेम छोड़ दे। सैल्वेज वैल्यू कितना है तेरा, यहाँ भी तेरा सैल्वेज मैंने कितना ले लिया है, 1,500 ले लिया है। तो मेरा पता लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ तेरा, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालेगा तू, 12,500 माइनस 1,500, तो तेरा लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो गया, 11,500। सर अभी आपने फॉर्मूला बताया, 11,500 डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल सम, मेरा तो सर इंश्योरेंस 15,000 का है, सॉरी इंश्योरेबल सम कितना है, 12,500, ये 11,000 होता है। मेरा मेरा इंश्योरेंस तो 12,500 है, और जबकि हमारी पॉलिसी मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी है ना, फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी, कहाँ गया देख, पॉलिसी ओहो पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल सम है, फॉर्मूला गलत लिख रहा हूँ मैं। पॉलिसी वैल्यू ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 11,000 और ये हो जाएगा 15,000। पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल सम इंटू 11,000, ऐसा हो सकता है क्या, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल सम इंटू लॉस, कितना आएगा, क्लेम कितना आ रहा है बोल, क्लेम कितना आ रहा है, 13,200। आपको नहीं लगता आप पैसे कमा के निकल रहे हो, जबकि आपको लॉस 11,500 का ही हुआ है, क्लेम 11,500 का ही 11,000 का ही मिलना चाहिए, सॉरी 11,500 भी नहीं, लॉस तो 11 का ही हुआ ना, लॉस 11 का हुआ है, 3,200, वाह वाह, कमा रहे अपन, कमा रहे अपन, ऐसा चलता क्या। तो एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल कब है, जब सफिशिएंट कवर है तब, या जब सफिशिएंट कवर नहीं है तब, नहीं है तब। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, दिस एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल व्हेन, कब अप्लीकेबल है, और अंडर इंश्योरेंस से कैसे पता चलेगा, अंडर इंश्योरेंस से वो कैसे पता चलेगा आपको, जब आपका इंश्योरेंस स्टॉक से कम है, लॉस से नहीं। एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल इन केस ऑफ, इसको कलर बदल के लिखता हूँ, एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, सुन ध्यान से, एप्लीकेबल इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, ये कब एप्लीकेबल है, इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। वाई अंडर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेबल है, क्योंकि वो समझा चुका हूँ, अंडर इंश्योरेंस है तो प्रोपोर्शनेट लगाती है, इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रॉफिट बनाने की कोशिश करती है, अपना मार्जिन रखने की कोशिश करती है। और चेक कैसे करोगे इसको, चेक कैसे करोगे कि भाई एप्लीकेबल है या नहीं, कब, जब आपका पॉलिसी वैल्यू इज लेस दैन, समझता है इसका पॉइंट का मतलब, पॉलिसी वैल्यू इज लेस दैन, किससे कम रहेंगी आपकी, स्टॉक, अरे नहीं, स्टॉक ऑन डेट ऑफ डिसरप्शन, तू लॉस ऑफ स्टॉक बोल रहा है 2 बार, जब तेरा पॉलिसी वैल्यू 2A से कम है, तेरा पॉलिसी वैल्यू क्या बोलेंगे, पॉलिसी वैल्यू 2A है ना, ये 2A से जब कम है तब ही, तब ही मतलब तेरा पॉलिसी वैल्यू कम रहना चाहिए, डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल सम ज्यादा रहना चाहिए, तभी तो एवरेज क्लॉज लगेगा ना, नहीं तो कमाई हो जाएंगी ना। अरे न्यूमरेटर बढ़ा रहा, डिनोमिनेटर कम रहा तो क्लेम ज्यादा मिल जाएगा ना। बॉडी में गया क्या, एवरेज तब होगा ना जब पॉइंट के नीचे आंसर आए, ये डिवीजन डिवीजन पॉइंट के नीचे आए, वो तभी होगा जब पॉलिसी वैल्यू इंश्योरेबल सम से कम रहेंगी। इंश्योरेबल सम मतलब स्टॉक एंड द डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन। देख इसको बोला हुआ आपके इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल वॉड्यूल पढ़ोगे ना, तो वहां क्या लिखा हुआ है, व्हेन पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन इंश्योरेबल सम, क्या लिखते हैं लोग, पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन इंश्योरेबल, सर इंश्योरेबल सम का मतलब मैं समझा चुका हूँ आपको, पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन इंश्योरेबल सम, इंश्योरेबल सम बहुत दिमाग खराब करता, अपन क्या बोलेंगे, स्टॉक एट द डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन, स्टॉक एट द डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन। ये कब होगा, इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, ये कब होगा, इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। बॉडी में गया क्या, बॉडी में गया क्या, बोल हाँ या ना। whereas in case of over insurance, whereas क्या बोल रहा हूँ, in case of over insurance,
ये हो गया ए केस, यानी बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया क्लेम ये ए का है। बी, इन केस ऑफ ओवर इंश्योरेंस, क्या लगता है ओवर इंश्योरेंस के अंदर में आपको कितना पैसा मिलेगा? ओवर इंश्योरेंस का केस मतलब क्या होगा? नहीं नहीं, पहले ओवर इंश्योरेंस का मतलब बता दो। तो जहां पे आपका पॉलिसी वैल्यू इज ग्रेटर देन इंश्योरेबल सम, ये मतलब क्या होगा आपका? स्टॉक ऑफ डिस्ट्रप्शन से, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन से आपका पॉलिसी वैल्यू ज़्यादा है, तब क्या होगा बेटा? तब क्या होगा ये? हम्म, तो इन दैट केस योर क्लेम विल बी क्लेम इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक मतलब टू शी, लॉस ऑफ स्टॉक मतलब टू शी, ये टू शी बॉडी में क्या क्या टू शी। इसका रीजन जानना है सर हमको? इसका भी रीजन बताओ सर, हम रीजन के बगैर मानते नहीं सर, हमारे अंदर बहुत रीजन रीजन की है। रीजन क्या है इसका? रीजन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन इंडेमनिटीफाई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इंडेमनीफाई एग्रीमेंट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है क्या सर? याद कहाँ है? क्या होता है इंडेमनीफाई एग्रीमेंट का मतलब? प्रोटेक्शन है, यू कैन नॉट अर्न, यू कैन नॉट अर्न। रीजन क्या है? इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity. Insurance is the contract of indemnity. You cannot use that to earn profits. That is only for protection. इंडेमनिटी मतलब यहाँ लिख देता हूँ ना, इंडेमनिटी मतलब दैट इज फॉर प्रोटेक्शन। इंडेमनिटी मतलब दैट इज फॉर प्रोटेक्शन। यू कैन नॉट यूज दैट टू अर्न प्रॉफिट, यू कैन नॉट यूज दैट टू अर्न प्रॉफिट्स। आप उसकी वजह से कमा के नहीं निकल सकते, वो कारण है उसका। बॉडी में गया? बॉडी में गया? बोलो हाँ या ना। क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं? इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस रहा तो क्या करेंगे? एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। इन केस ऑफ ओवर इंश्योरेंस रहा तो सफिशिएंट इंश्योरेंस रहा तो लॉस ऑफ स्टॉक आपका क्या बनेगा? प्रॉफिट। हो गया, ये है हमारा कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। लिख लो इसको, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट कर लो आपके चार्ट में। अच्छा, 1 2 भी नहीं लिखा आपने? 2 लिखा, 1 नहीं लिखा। ये लो, पहले स्टेप नंबर 1 लिख लो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लेते? ब्लर दिख रहा है? हम्म, अभी भी सही नहीं दिख रहा है? कोई स्क्रीनशॉट खींच के शेयर कर दो उसके साथ में। कर दिया है क्या शेयर? किसने किया है शेयर बोलो? हाँ, सारे साथ में कर दो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 का कुछ पॉइंट ऊपर वाला बचा हुआ है, नोट एबनॉर्मल आइटम के लिए जो नोट दिया था हमने कि एबनॉर्मल आइटम। अब मैंने यहाँ ये नहीं लिखा है कि एबनॉर्मल आइटम को कैसे एडजस्ट करना है, सिंपल याद रखना, हैज़ टू बी रिमूव्ड। कई बार प्रॉफिट भी लेना पड़ सकता है, इट हैज़ टू बी एडजस्टेड। अब अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन में देखेंगे हम, ठीक है। स्टेप नंबर 2 लिख लिया ना? स्टेप नंबर 3 एक फ्रेम में ला देता हूँ मैं, 1 मिनट। लो, स्टेप नंबर 3 पूरा एक फ्रेम में आ गया।
हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 2 ट्राई करो अभी के अभी, तुरंत के तुरंत, तुरंत से पहले। कितने का क्लेम बोल रहे हो, कितने का क्लेम बोल रहे हो? 23,000? नहीं, you're near but somewhere you're wrong. एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट। बेटा एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोल, क्या हुआ? 22,706 नहीं, कितना आया? पहले पहले तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना आया?
ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़े होंगे आपने, अरे यार सॉरी सॉरी, जूम इन कर दिया था मैंने, सॉरी सॉरी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखी नहीं होंगी आपकी, इसलिए गड़बड़ हो गई होंगी। चलो एक काम करो, जस्ट डू वन थिंग, मार्क, कैन यू मार्क दिस क्वेश्चन एज होमवर्क? कर लो होमवर्क मार्क कर लो, प्रॉब्लम नंबर 2 को होमवर्क मार्क कर लो, कल डिस्कस कर लेते हैं। मार्क प्रॉब्लम नंबर 2 एज होमवर्क, कर लो ना यार, नहीं तो कर लो ना, एक प्रॉब्लम तो कर लो ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस लॉक हो जाए कि आपको जम गया। यहाँ क्या दिया हुआ है, स्टॉक एट द बिगनिंग इज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन द स्टॉक, तो आपका मेरे पूरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग ही गलत हो गया आपका। द प्लांट वॉज इंस्टॉल इन द फर्म्स एंड ही पेड 500 फॉर इंक्लूडिंग द वेजेस एंड परचेज इंक्लूड 5000 फॉर द प्लांट। ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना, ये एबनॉर्मल आइटम है ना सारे, ये दिखाई नहीं, आपने जो निकाल लिया वो इसको छोड़ के निकाल लिया, आप वैसे सही होंगे बट इसको एडजस्ट करोगे तो हल्का सा फर्क पड़ जाएगा। बेटा आपने ये पूरे एडजस्ट किए क्या, सारे पॉइंट एडजस्ट किए क्या? देखते चेक करते। लॉस ऑफ स्टॉक कितना आया तू बता ना, मैं नहीं बताऊंगा, वो बता दिया तो पूरा आंसर ही हो गया ना। नहीं बहुत ज़्यादा आ गया बेटा, बहुत ज़्यादा आ गया। चल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। छट 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 छट, चुप चुप, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुन, ध्यान दे ध्यान दे, दिल पे नहीं लेना, प्यार से बोला ठीक है। चल सर, ऐसा ढटकार देते फटकार देते फिर बोलते प्यार से बोला है, बेकार सर, कट्टी सर। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 2 ध्यान दे। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 मेमोरेंडम ट्रेडिंग। सबसे पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग निकाल लो ताकि आपको क्या मिल जाए, लॉस ऑफ स्टॉक, या रादर लॉस ऑफ स्टॉक नहीं मिलता, मेमोरेंडम ट्रेडिंग से क्या मिलता है, स्टॉक एट द डेट ऑफ डिसरप्शन। क्या मिलता है हमको, स्टॉक एट द डेट ऑफ डिसरप्शन। तो स्टॉक एट द डेट ऑफ डिसरप्शन, वैसे देखा जाए तो अपन ने क्या किया ना, एक चीज़ है, ये जब अपन ने फार्मूले लिखे तो इसको 2a लिखने की जगह स्टेप 1 लिख सकता था ना, इसको 2a लिखने की जगह स्टेप 1 लिख सकता था, और इसको स्टेप 2 लिख सकता था ना मैं, नहीं समझा क्या, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टेप 1 कर दूँ क्या, चेंज कर दूँ क्या, इसको 2a लिखने की जगह, 2a लिखने की जगह इसको स्टेप 1 लिख दूँ, स्टेप 1 से हमको लॉस ऑन द डिस्ट्रप्शन मिल जाएगा, और ये क्या हो गया आपका स्टेप 2। ठीक है, सेम यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 1 सॉल्व करके ही पता चल जाएगा ना इंश्योरेंस क्लॉज अप्लीकेबल है या नहीं, हाँ या ना, समझाएगा क्या बोला मैंने? देख जैसा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तेरा पॉलिसी का वैल्यू कितना है, 25,000, अगर तेरा लॉस ऑफ स्टॉक 25,000 से ज़्यादा है तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है, लॉस ऑफ स्टॉक 25,000 से ज़्यादा है तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है। तो कैसा करोगे यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक कितना है बच्चा, बोलो ओपनिंग स्टॉक, हाँ ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक कितना है तेरा, 29,700, इसमें एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखूँ चलेगा, लाल पेन से लिखते ना, ओपनिंग स्टॉक है तेरा 29,700, अभी इनर कॉलम में लिख दे, बाद में देखना क्या एडजस्टमेंट है, ठीक है। परचेजेस है 2 लाइन छोड़ दे, कैलकुलेशन की एक लाइन अमाउंट लिखने की, परचेजेस कितना है 75,000, इसमें भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद में वेजेस 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 को भी इनर कॉलम में लिख, शायद इसमें भी कोई एडजस्टमेंट है, 33,000, सेल आउटर कॉलम में आ जाएगा, सेल में कोई एडजस्टमेंट है क्या, स्टॉक ऑफ वैल्यू 3,000 वॉज सैल्वेज एंड इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज 25,000, तो सैल्वेज वगैरह हुआ है, इंश्योरेंस पॉलिसी दी हुई है। सेल में मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा, सेल में कितना एडजस्टमेंट हो गया आपका, 1,40,000, सेल कितने का हो गया आपका, 1,40,000। ना व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एक एक एडजस्टमेंट पर, जीपी रेशियो दिया हुआ है 33%, देख मैं बोला ना परसेंटेज ऑफ काय का दिया हुआ रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, 33% ऑफ कॉस्ट है तो 25% ऑफ सेल लेके चलते हैं आप कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25% ऑफ सेल समझता क्या आप लोगों को, नहीं, अगर 25% ऑफ सेल समझता ना तो जीपी निकालने का तरीका है, जीपी कैसे निकल जाएगा तेरा, जीपी वही बाबा उसी पे आ रहा हूँ मैं, देख परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है तो कॉस्ट को मान लेना 100, प्रॉफिट कितना हो जाता तेरा, प्रॉफिट हो जाता 33.33, तो आपका सेल वैल्यू कितना हो जाता 133.33, तो अगर 133.33 के लिए 1,40,000 है तो 33.33 के लिए कितना क्या हो जाएगा, 140 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाय 133 कितना आता है बोल,
पॉइंट में आ रहा हूँ बेटा 33.33, थोड़ा कैलकुलेटर पे आखिरी तक लिखो, राउंड ऑफ होता है वो। आया क्या 35,000? जीपी तो आ गया। अब ये हो गया 3,000 का सैलवेज है, वो हमारे बाद में काम का, स्टेप नंबर 2 में काम का। 25,000 की पॉलिसी स्टेप नंबर 3, वो भी छोड़ दे। स्टॉक एट द बिगनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन कॉस्ट। आपको नहीं लगता 10% लेस देन कॉस्ट मतलब यहाँ पर, एक मिनट सुन सुन आराम से सुन। ओरिजिनल कॉस्ट अगर तेरा, यहाँ भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओरिजिनल कॉस्ट अगर तेरा 100 होता तो तूने उसको 10% लेस पे वैल्यू किया। मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरा ओरिजिनल कॉस्ट यदि 100 होता तो उसको तूने 10% लेस पे वैल्यू किया है। मतलब अंडर वैल्यू लिखो यहाँ पे, अंडर वैल्यू कितने से किया है तूने? 10% से। तो 100 का 10% यानी 90। तो आपको नहीं लगता ये अभी की बुक वैल्यू है आपकी? इसके लिए है 29,700, तो 100 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा ना। 29,700 फॉर्मूला क्या होगा? 29,700 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। कितना आ रहा है? यहाँ गड़बड़ किए होंगे आप लोगों ने। आपने क्या किया होगा? प्लस 10% किया होगा। ऐसा ही किया? क्या आप बात कर रहे? सही में? चलो अच्छी बात है। कृष्णा सर के स्टूडेंट है, बराबर है। प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड बाय द फर्म worker. Plant was installed by the firm's worker. He paid 500 which was included in the wages. होना चाहिए क्या? इंस्टॉलेशन कॉस्ट शुड गो टू प्लांट ना। तो आपको नहीं लगता 500 रुपए का वेजेस से अलग कर दे प्लांट इंस्टॉल? तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2,800। ठीक है। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ प्लांट 5,000, ये भी हटा यहाँ से। परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट परचेज 5,000, 70,000, तो वही है। माइन क्या? कितना आएगा? 32,500। 32,500, ठीक है, जम गया यहाँ तक। आई थिंक अब आप निकाल सकते हो आपका क्लोजिंग स्टॉक। हाँ मैं बता देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, पहले बैलेंसिंग फिगर निकाल ले बेटा, कितना आ रहा है? 30,500। आपको नहीं लगता अब ये 30,500 जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये इंश्योरेंस सम से ज़्यादा है, यानी इंश्योर्ड पॉलिसी वाली से ज़्यादा है? तो अब तो वो निकाल सकते। हाँ तेजस, यहाँ ध्यान दे बेटा, ये कैसे निकाला ओपनिंग स्टॉक? यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ओपनिंग स्टॉक एट द बिगनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन द कॉस्ट। तो 10% तूने माइनस करने के बाद ओपनिंग स्टॉक लिखा है ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है मेरे को पता है? ये जो 29,700 यहाँ पे दी हुई है ओपनिंग स्टॉक की, ये ओरिजिनल कॉस्ट है कि ओरिजिनल कॉस्ट में से 10% माइनस करके? ओरिजिनल कॉस्ट है कि 10% माइनस करके होंगी वो? यहाँ देख, यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्टॉक वॉज कैलकुलेटेड एट, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आई ना, तो ये 10% माइनस करने के बाद की स्टॉक की प्राइस है। ये समझा क्या पहले? तो अब मेरे को एक चीज बता, अगर तेरे को ओरिजिनल कॉस्ट जाननी है, तेरे को अगर ओरिजिनल कॉस्ट जाननी है तो क्या करेगा? 29,700 में 10% ऐड करेगा तो सही है क्या? बेटा तूने माइनस ऑलरेडी गलती ये की है, ये गलत है ना, इसको रेक्टिफाई करना है ना। ये एरर है ना। 10% कम होना चाहिए कि वो कॉस्ट पे होना चाहिए? स्टॉक काय पे 10% कम पे होना चाहिए कि इट शुड बी एट ओरिजिनल कॉस्ट? तो 10% कम पे है तो तेरे को ओरिजिनल कॉस्ट पे लाना है, तो तेरे को नहीं लगता 10% से बढ़ाना पड़ेगा? अच्छा 10% से बढ़ाना है तो 29,700 में डायरेक्ट 10% ऐड करना लॉजिकल है कि 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऐड करना लॉजिकल है? 10% ऐड करना लॉजिकल है कि 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऐड करना लॉजिकल है? बेटा 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो आपको नहीं लगता ये ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, ये क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 10%। तो मैं डायरेक्ट इसका 10% नहीं ले सकता ना। तो ऐसे टाइम पे क्या करना? ओरिजिनल कॉस्ट को 100 मान लेना। क्या बोल रहा हूँ मैं? ओरिजिनल कॉस्ट यानी ओसी, ओरिजिनल कॉस्ट को 100 मान लेना, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट को ओसी लिखूँ, समझेगा क्या? इसको 100 मान लेना।
तो तेरा अंडर वैल्यू कितने से हुआ है? 10 रुपए से। 100 का 10% यानी 10 होगा ना। तो तेरा अभी का बुक वैल्यू कितना आएगा? बुक वैल्यू 90 आ जाएगा। तो बुक वैल्यू 90 है कि बुक वैल्यू 29,700 है? हाँ, 90 100 को ध्यान में रखते हुए, बट वैसे बुक वैल्यू कितना है? तो 29,700 की बुक वैल्यू के लिए अंडर वैल्यूड फिगर कितनी, तो निकाल सकते क्या हम? 29,700 इंटू 10 या 29,700 इंटू 100, डायरेक्ट ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेना। 29,700 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। तो वही है, वही नहीं किया है हमने। 29,700 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, ओरिजिनल कॉस्ट निकल गया हमारा। समझा अभी? हाँ जो बेटा जी, अगर यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 से आ गया हमारा आंसर, लॉस क्या बोलेंगे, स्टॉक एट द डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन आ गया। स्टेप नंबर 2 में क्या निकालेंगे अभी हम? स्टेप नंबर 2, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला क्या है बेटा? लॉस ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला, स्टॉक ऑन डेट ऑफ डिसरप्शन, स्टॉक ऑन डेट ऑफ डिसरप्शन में से क्या कर दोगे? लेस सैल्वेज वैल्यू। अच्छा, स्टॉक एट द डेट ऑफ डिसरप्शन वॉज 30,500, सैल्वेज वैल्यू वॉज कितना है? 3,000। तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो गया? 27,500। तो अच्छा, पहली बात है एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है क्या? स्टेप नंबर 3, क्लेम। पहले एक लाइन लिखना पड़ेगा, एज द पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन। अच्छा, पॉलिसी वैल्यू कैसा? एज पॉलिसी वैल्यू ब्रैकेट में लिख देना 25,000 इज लेस देन इंश्योरेबल सम। आपकी जो लिख रही है क्या? ये आपके लिए, ये स्टूडेंट नोट है। इंश्योरेबल सम, इंश्योरेबल सम मतलब, इंश्योरेबल सम समझेगा कि स्टॉक डेट अप्री वो लिखो। हाँ चलेगा ना। इज लेस देन इंश्योरेबल सम। इंश्योरेबल सम कितना है? 30,500। एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल। तो क्लेम का अमाउंट क्या हो जाएगा? बोल बेटा क्लेम। ना 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 ना, फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल सम, यानी स्टॉक एट द डेट ऑफ डिसरप्शन इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। तो ये कितना हो जाएगा? पॉलिसी वैल्यू वॉज 25,000, इंश्योरेबल सम वॉज 30,500 इंटू लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो जाएगा? 22,000, 27,500, सॉरी 27,500। तो आपका क्लेम कितने का आएगा? 22,541 हो गया। आया क्या? और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एवरेज क्लॉज नहीं छोड़ती, याद रखना। आपको नहीं लगता एवरेज क्लॉज की वजह से इंश्योरेंस कंपनी का पैसा बचता? एवरेज क्लॉज की वजह से एक तो अगले वाले का ज़्यादा नुकसान हो गया, जितना सोचा था उसने। अब भाई ज़्यादा स्टॉक रखा है तो उसने उसकी औकात के बाहर का धंधा करने की कोशिश किया होगा, तो एक तो उसका ज़्यादा का नुकसान हो गया। उसमें भी इंश्योरेंस कंपनी कम पैसा दे रही उसको। तो आपको नहीं लगता एक बढ़िया स्कीम चला रही इंश्योरेंस कंपनी अपने फायदे की? जाने दो जो भी है। आई होप आपको समझ में आया, पूरा मुद्दा मैटर क्लियर है सभी को? यस और नो? एक क्वेश्चन होमवर्क दूं? प्रॉब्लम नंबर 3 होमवर्क ट्राई करके आना एक बार, देखेंगे हम एक बार। कल देखते हैं 3 4 5 6 कितने सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपडेट नहीं किया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इलास्ट्रेशन 3 है आपके मॉड्यूल का, जैसा भी आप चाहो। चलो बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं। 1 मिनट।